जाएगा। गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद में हमने ये एक्सेल वाला जो पॉइंट है वो आपका शुरू किया था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए। ये आपको मैं बार बार पीवाईक्यू इसलिए करने के लिए बोलता हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट जो एग्जाम में आपके होने वाला है उससे पहले अभी इस साल जो पीवाईक्यू है वो सब सॉल्व करने जरूरी है। क्योंकि क्या पता कौन से वाले पेपर में कौन सा सवाल आपको नया मिल जाए। जैसे कल यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें आपका एक नया सवाल पहली बार पूछा गया कि एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार, एमएस पावर पॉइंट को विकसित किसने किया। ठीक है, हम अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि भाई एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का भाग है। तो एमएस ऑफिस का भाग है तो हमें लगता है कि, और जब ऑप्शन में बिल गेट्स नाम दिखा तो हमें लगा कि वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की है, तो आंसर ज्यादातर ने यही किया होगा। लेकिन जबकि पावर पॉइंट खरीदा हुआ है, ठीक है, जैसा होता है ना एंड्रॉइड, एंड्रॉइड गूगल का थोड़ी है। ठीक है, एंड्रॉइड जो है वो गूगल ने अधीन कर रखा है, किसी और से क्या है खरीदा है। जैसे आज के समय में जावा, जावा किसने बनाई है, सन माइक्रो सिस्टम ने, लेकिन उससे खरीद किसने लिया, ओरेकल ने। तो वैसे ही कल के पेपर में एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। देखिए एमएस पावर पॉइंट से संबंधित ये 15 सवाल आए, 15 मैंने सॉल्व करवा दिए थे, यूट्यूब पे आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नए सवाल, क्योंकि देखो अगर कोई नया सवाल इधर उधर से आया तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन के पूछने का तरीका कई बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे बाकी तो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन अगर हम देखें वो भी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग जैसे पढ़ रहे हो एक्सेल है, एक्सेल से संबंधित भी क्वेश्चन आया था कि आपके यहाँ आपके कमांड शॉर्टकट के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो इसलिए आपके ये जो पेपर्स होते जा रहे हैं, और यूपी में जो कंप्यूटर एग्जाम होते हैं उनमें सबसे अच्छा वेटेज आपके कंप्यूटर का रहता है। अब जैसे यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में 15 सवाल किसके आएंगे, कंप्यूटर के, और सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कि जैसे कल एक सिंपल क्वेश्चन था, दूसरे तरीके से कर सकते थे कि क्वेश्चन आया था कि लिबर ऑफिस से, ठीक है, लिबर ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, लिबर ऑफिस आपके राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, अब नहीं पता तो भी किया जा सकता था कैसे, उसमें अदर ऑप्शन को डॉट टीएक्सटी नोटपैड का होता है, डॉट आरटीएफ आपके वर्ड पैड का होता है, ठीक है, डॉट डीओसी एमएस वर्ड का होता है, तो चौथा ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, दोनों अप्रोच के साथ में यहाँ पे चलेंगे तो आसानी से। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको परसों मैंने क्लास में करवाया, यूनिवेक का पूरा नाम बताया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सवाल आया। ठीक है, मैंने एक्यूरेसी के संदर्भ में गीगो वर्ड बोला, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो भी सवाल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूं ना कि अभी जो मैं आपको, ठीक है, जो शाम को क्लास में जो सवाल करवा रहा हूं ना, मैं गारंटी देता हूं कि इन टॉपिक में तो कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब विश्लेषण है सभी टॉपिक्स का। इवन क्वेश्चन में से नहीं आएगा तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी में से ही बन जाएगा सवाल। लैंग्वेज आप कथन कारण वाली जो लैंग्वेज है उसमें मैंने हर टॉपिक के बाद, जैसे क्यूआर कोड को क्या कहते हैं उसको पूरा डिटेल में कथन में ही ले लिया है। अब कोई ना कोई सवाल कथन कारण में से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन सवालों को सॉल्व कर, कितना सा टाइम लगेगा, 50 सवाल पढ़ने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो। लेकिन उससे अब जैसे कल हमने इनपुट आउटपुट कवर कर लिया तो उसमें से दो सवाल आएंगे। पिछली बार भी दो सवाल आए थे, एक इनपुट का आया था और एक कौन सा आया था, आउटपुट। अब लेकिन इसमें भी क्या कुछ नई चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी कि जैसे आप पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि बैंकिंग के क्षेत्र में काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस एमआईसीआर। अब एमआईसीआर के अंदर क्वेश्चन, अब नया सवाल बन गया, एमआईसीआर में जो फॉन्ट होता है वो फॉन्ट कौन सा है, लिखवाया था मैंने कि कौन सा स्पेशल फॉन्ट होता है। तो ऐसे हम ओसीआर पढ़ते हैं तो ओसीआर ए ओसीआर बी फॉन्ट में अंतर क्या होता है। देखिए ये सब चीजें जो होती है वो थोड़ी सी हमें यहाँ पर देखो, हमें जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो भी पॉइंट इधर उधर से रह भी जाता है वो सब पॉइंट कवर कहाँ कर लेंगे हम इसमें। देखिए कल आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल है जो, जैसे ईयर वाले क्वेश्चन थे कीबोर्ड के बारे में,
ये कीबोर्ड से संबंधित आपके सवाल कैसे बन सकते हैं, ठीक है, माउस से संबंधित कैसे सवाल हो सकते हैं। तो एकदम नए पैटर्न वाले सवाल है, बाकी सीधे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर ही लोगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल के बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, अभी बेसिक लेआउट के बारे में डिस्कस किया है कि एमएस एक्सेल क्या होता है, उसमें टेबल क्या होती है, टेबल में रो और कॉलम क्या होती है। इसके बाद में एमएस एक्सेल की सेल क्या होती है, सेल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो यहां पर इसमें आपके रिबन टैब की बात कर लेते हैं। तो रिबन टैब में जो आपके कुछ नए पॉइंट्स अगर हमें जो मिलते हैं वो आपको यहाँ पे होम टैब है। देखिए होम टैब जो भाग आपका आता है, देखिए होम टैब की जब भी हम बात करेंगे तो पिछली बार हम कह सकते हैं कि अभी तक जो भी होम टैब पड़ा उसका उपयोग प्रमुख रूप से हम किसके लिए कर रहे थे, टेक्स्ट की एडिटिंग या फिर हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। अब यहाँ पर देखो इस होम टैब में कुछ ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ठीक है, उन सभी ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका एक पार्ट है कि कौन कौन से नए पार्ट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप आपका दिया गया क्लिपबोर्ड, ये सभी को पता है कि हम कहते हैं कट कॉपी और पेस्ट से संबंधित कोई भी कार्य को करने के लिए जिस रिबन टैब का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, क्लिपबोर्ड। ठीक है, इसमें जो आपका क्लिपबोर्ड में से संबंधित कोई सवाल नहीं है, जो नए पॉइंट हमें ध्यान रखना है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो किससे संबंधित बनेगा, फॉन्ट साइज। ठीक है, आप फॉन्ट साइज से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना कि मिनिमम फॉन्ट साइज, ठीक है, मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, 1 पॉइंट होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि कितने पॉइंट हो सकती है, 11 पॉइंट्स हो सकती है। और हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम की जब भी बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकता है, 409 पॉइंट्स आपका यहाँ पे हो सकता है। तो इसके बाद में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉन्ट टाइप, ठीक है, जो टाइप फॉन्ट टाइप आप बी के समय में आपका डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप कौन सा होता है, कैलिब्री। पुराने जो संस्करण 2003 तक आपका टाइम्स न्यू रोमन होता था। ठीक है, 2003 तक डिफॉल्ट फॉन्ट जो टाइप होता था वो कौन सा होता था, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, उसके बाद में यहां पर इसे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कैलिब्री हेडिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे आपके जैसे कल क्वेश्चन आया, कल क्वेश्चन आया था एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंतर्गत स्ट्राइक थ्रू करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। अब देखो उसमें अगर नहीं आती तो दूसरा तरीका, ठीक है, बोला कि यहाँ पे पूछा गया था कि ये वाली शॉर्टकट किसके लिए काम आती है, शॉर्टकट दी गई थी और पूछा गया था किसके काम आती है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए और स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। तो आप सबको याद है कि भी बोल्ड की कंट्रोल बी होती है, अंडरलाइन की यू होती है और आपकी किसकी होती है, आई होती है। बस ये तीन हमें पता है, तो चौथा जो है उसके लिए है वो कमांड। ठीक है, देखो कमांड वाले सवाल करने का एक ही तरीका है, एलिमिनेशन। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, और अगर नहीं पता तो सबसे बढ़िया तरीका है जो कमांड गिवन है उसमें से ये देखो कि कौन कौन सी आती है, उनको हटा दो, फिर जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इसके बाद में यहां पर देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अलाइनमेंट। तो यहाँ पे याद रखिए कि किसी भी टेक्स्ट के अलाइनमेंट से संबंधित है। ठीक है, हम कहते हैं कि अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से किसी भी आपके सेल के कंटेंट को दर्शाने की बात करते हैं। तो ऐसा सवाल पूछता है ना कि ऑन यूट्यूब पे क्लास कितनी बजे होती है, मतलब ऑफलाइन तो पढ़ते ही नहीं है ये, ना ऑफलाइन पढ़ते हैं ना ऑनलाइन पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है, देखो समझो। ठीक है, अलाइनमेंट की जब भी हम कहते हैं कि अलाइनमेंट का मतलब होता है, जिसे कौन सा अलाइनमेंट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और आपका यहां पर कौन सा होता है, वर्टिकल। कि दो तरह के अलाइनमेंट आपके यहां पर होते हैं, या तो आप किसी भी टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या फिर वर्टिकली कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमें समझना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब यहाँ पर आपके लेफ्ट टू आपके किसकी बात हो सकती है, राइट। ठीक है, हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉप टू आपकी किसके संदर्भ में हो सकती है, बॉटम। कि कोई भी एलिमेंट जो आपका लिखा हुआ है, कि हम कहते हैं कि आपका सेल का जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट से संबंधित यहां पर होता है। तो एमएस वर्ड में किसी भी पैराग्राफ के आपके अलाइनमेंट कितने प्रकार के थे, 4। ठीक है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा था, लेफ्ट। लेफ्ट मार्जिन के साथ में लिखोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट मार्जिन के साथ में राइट। लेफ्ट और राइट के मध्य लिखोगे तो कौन सा होगा, सेंटर। और लेफ्ट और राइट दोनों और लिखोगे तो जस्टिफाई। देखो पहले समझना है कि यहां पर इसमें जब भी हम किसी भी एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत आपके जो भी भाग आपके काम में लिए गए हैं, तो यहां पर एग्जामिनर डायरेक्टली आप लोगों से अलाइनमेंट के संदर्भ में भी सवाल बना सकता है। तो यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि अलाइनमेंट जो दिए गए हैं वो इस तरीके से भाग आपको दिया जाता है, ये जो अलाइनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो समझना है कि अलाइनमेंट की कहानी है। ठीक है, आप सबको दिए गए हैं कि ये अलाइनमेंट वाला पार्ट दिया गया, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और नीचे कौन सा दिया गया, वर्टिकल। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल जब क्लिक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे अलाइनमेंट आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके यहाँ पर जो अलाइनमेंट कौन से हैं, ये वाले जो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा क्या, ठीक है, इनमें से कौन सा अलाइनमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है। लेकिन नॉर्मल जो मेन याद रखना है, तो मेन याद रखना है कि यहाँ पर जो होता है मेन मुख्य रूप से कौन सा होता है, लेफ्ट। ठीक है, और आपका कौन सा, राइट। और यहाँ पे कौन सा होता है, सेंटर। अगर मुख्य रूप से आपके अलाइनमेंट की बात करें, मेन अलाइनमेंट, तो याद रखना कि आपके पूछा जाए डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें, लेफ्ट किसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, अरे टेक्स्ट का या नंबर का। ठीक है, हम कहते हैं किसी भी टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट। और किसी भी आपकी नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, राइट। जैसे समझ लो इसको, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर लिखें यहां, और सेल कहाँ गया इसका, माउस तो है लेकिन सेल नहीं है इसका, है ये काम थोड़ी आएगा अभी। जैसे सेल भी दूसरा लगता है इसमें तो। ये भी जुगाड़ करते रहते हैं सारे दिन। मंगवाना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर देखो इसमें आप कोई भी भाग आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा, जैसे इस तरीके से टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पर ये जो मार्जिन है वो मार्जिन कौन सी मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन। तो ये टेक्स्ट आपको इधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब आप इस टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये टेक्स्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर अगर आप लिखेंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखेंगे, तो आप नंबर देखेंगे तो कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट से संबंधित जब आपका पूछा जाए तो याद रखना कि एग्जाम में मेन क्वेश्चन आपके यही आते हैं। इधर की कहानी में हम कहते हैं कि आपका टॉप हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं मिडल। कई बार मिडल को ही हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, सेंटर। और आपका कौन सा वाला हो सकता है, बॉटम मोस्ट। ठीक है, लिखिए पहले ये। सवाल कर रहे हो नहीं कर रहे तुम, आ? टाइम तो नहीं है, टाइम तो मेरे पास पे भी नहीं है, फिर भी आ रहा हूं मैं पढ़ाने। हैं? अब मैं कह दूं कि थोड़े दिन
कि टाइम नहीं है, 2 महीने बाद में आके हूँ, अब टाइम मिल गया मेरे को, अब करवाऊंगा, कैसा लगे तुम्हें? तुम कहोगे साहब एग्जाम आने वाला है, मैं आया थोड़ी है, अगस्त में है एग्जाम। मैं एकदम लास्ट में आके बोलूं कि मैं अब लो आप कोर्स करवाएंगे? टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो फिर नौकरी नहीं है। सरकार उनको, देखो कई बार मैं कहता हूं ना कि सरकार उनको नौकरियां दे रही है जिनको काम की कमी है। नहीं, जिनको कहता है ना, कोई कहता काम है, उनको कभी कभी उनकी नौकरी लगती नहीं है, क्योंकि उनके पास तो काम है। जिसके पास काम नहीं है, सरकार उनको नौकरी दे रही है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए, क्या पता इस बार लगी जाओ तो। हम्म, हो गया नोट? इसमें एक और आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरीके से हम कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया? ओरिएंटेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन आपका शब्द जो दिया गया है, तो हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन करंट सिलेक्शन का ओरिएंटेशन बदलना, ओरिएंटेशन बदलना। ठीक है, आप यहां पे जैसे उसे कैसे लिखना चाहते हो, डायगोनली लिखना चाह रहे हो, तो अगर डायगोनली अगर आप करना चाहते हो, जैसे होता है ना कि एंगल के अकॉर्डिंग बढ़ा देना, जैसे होता है ना एंगल, ठीक है, जैसे एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है, हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हो, या एंगल एंटी क्लॉकवाइज। इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपका ऐसा हो सकता है कि आप उसे किस तरीके से मूव करना चाहते हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आप कर सकते हो ना कि ये जैसे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट हो सकता है। इनके क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले भाग में क्या ऑप्शन होता है। जैसे वर्टिकल रूप से कर सकते हो। ये माउस का सेल मंगवा के देना पहले मेरे को। हो गया नोट? इसमें देखो, अगला शब्द आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था, जिसका नाम क्या होता है? रैप टेक्स्ट। देखो यहां पे हम कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को, अगर आप टेक्स्ट को सेल की हम कहते हैं कि टेक्स्ट जो दिया हुआ होता है, जनरली आप जब लिखते हैं तो एक ही लाइन में होता है। अगर आप मल्टीपल आपकी लाइंस में लिखना चाहते हैं, तो कौन सा फीचर दिया जाता है? रैप टेक्स्ट। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, रैप टेक्स्ट में, रैप टेक्स्ट में लिखो, यह है, यह टेक्स्ट को, यह टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में, यह टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में टाइप करने की, टाइप करने की, टाइप करने की अनुमति देता है, टाइप करने की अनुमति देता है।
ठीक है, तो यहां पर ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है आपका दिया गया है, जिसे नाम दिया गया मर्ज, और आपका कौन सा दिया गया है, सेंटर। ठीक है, हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक सेल के कंटेंट जो कि लगातार है, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल के कंटेंट को आपस में मर्ज करना और उन्हें कहां दिखाना, सेंटर में। ठीक है, तो याद रखना इसे क्या कहते हैं, मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। तो लिखो मर्ज एंड सेंटर, देखिए मर्ज एंड सेंटर यह यह सेलेक्ट की गई, यह सेलेक्ट की गई सेल को, सेलेक्ट की गई सेल को एक बड़ी सेल के रूप में, एक बड़ी सेल के रूप में, एक बड़ी सेल के रूप में कंबाइन करता है, कम एक बड़ी सेल के रूप में कंबाइन तथा, ऐसे लिखो, बड़ी सेल के रूप में कंबाइन तथा, तथा टेक्स्ट को, तथा टेक्स्ट को, तथा टेक्स्ट को सेंटर में करता है, टेक्स्ट को सेंटर में करता है, टेक्स्ट को सेंटर में करता है। तो यहाँ पर को इस वाले भाग में ये जो आपका कोई भी टेक्स्ट है, मान लीजिए मल्टीपल भाग में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ भी इस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है, अरे क्या दिक्कत है, अरे कीबोर्ड नहीं चल रहा है, अरे इसके कीबोर्ड क्यों निकाल दिए सेल वेल, ये महान ज्ञान नहीं होगा, इसने माउस कीबोर्ड का सेल निकाल के माउस में डाल दिया होगा। ये निकालते क्यों है, मुझे यही समझ में नहीं आता। हम्म, हम्म। चलिए देखो समझो, ठीक है, इसी के बाद में यहां पर इसी में हम कहते हैं कि अगला जो भाग आपका यूज किया जाता है, ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट आपका यूज किया जाता है, जिसे इसी में आपका कौन सा दिया गया है, स्टाइल्स वाला पार्ट दिया गया है। स्टाइल्स ग्रुप में जो मेनली जो सवाल जो बनता है वो आपका बनता है, वो किसके संबंध में बनता है, कंडीशनल। ठीक है, हम कहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका दिया गया है। तो याद रखना कि किसी विशिष्ट कंडीशन के आधार पर, आप कहते हैं कि कोई विशिष्ट कंडीशन के आधार पर जब आप फॉर्मेटिंग लागू करना चाहते हैं, क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर आपकी किस आधार पर आप इसे, ठीक है, फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जिस भाग का यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मेटिंग कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो लिखो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यह यह स्वतः है, यह स्वतः है, स्वतः है सेल को, स्वतः सेल को हाईलाइट करता है, हाईलाइट करता है, जिसका आधार, जिसका आधार, जिसके जिसका आधार विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की कंडीशन, विशेष प्रकार की कंडीशन या नियम में होते हैं, नियम में होते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि रिपीटेड वर्ड को क्या कर दो, हटा दो,
ठीक है, तो आप स्पेशल रूप से हम कहते हैं कि कोई विशेष कंडीशन के आधार पर हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी पर्टिकुलर भाग है, इस सेल में जाएंगे तो यहाँ अलग अलग तरह की कंडीशन है। ठीक है, जैसे आपके हाईलाइट करने के सेल रूल दिए गए हैं, टॉप बॉटम रूल्स दिए गए हैं, डेटा बार दिए गए हैं, कलर स्केल दी गई है और आइकन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप चाहें तो नए रूल को भी क्या कर सकते हैं ये। ठीक है, जैसे सेल को अगर हाईलाइट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये आपका है। ऐसे टॉप और बॉटम के कुछ रूल्स आपके दिए हुए हैं। ऐसे डेटा बार से संबंधित कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कलर स्केल आपके दिए हुए हैं और आइकन से संबंधित आपके कुछ दिए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल को दिए गए नियम के आधार पर क्या कर देना, फॉर्मेटिंग करना। क्या आप बताना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेल को इस आधार पर क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो याद रखना कि इसमें प्रमुख रूप से कितनी प्रकार की फॉर्मेटिंग दी गई है, 5 प्रकार की। नाम लिख लो अगर आ जाए तो। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है, उदाहरण है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो बस मेन याद रखिए कि कौन कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सकती है, बस ये याद रखना। ठीक है, वैसे तो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आजकल जैसे कल के पेपर में एक सवाल आया था बहुत ही अजीबो गरीब वाला। ठीक है, उसमें पूछा गया था वो सिटेशन एंड बिब्लोग्राफी का। याद आ रहा है, सिटेशन एंड बिब्लोग्राफी, रेफरेंसेस टैब का। ठीक है, हम कहते हाईलाइट किए गए टेक्स्ट से संबंधित है। मतलब क्वेश्चन ने पूछने का तरीका बदला। जैसे कल एक सवाल पूछा गया था कि ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर बूटिंग के दौरान कौन से सेक्टर को एक्सेस करता है। तो ये सेक्टर 0। सेक्टर 0 का मतलब क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट रिकॉर्ड। एक्चुअल में देखो क्वेश्चन वही था, आप डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि यहाँ पे बूटिंग के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा, ठीक है, सबसे पहले लोड की जाने वाली फाइल होती है एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल या रिकॉर्ड फाइल। लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने ये पूछा कि हार्ड डिस्क के कौन से भाग में वो स्थित है, तो सेक्टर 0। ठीक है, सबसे पहले जो सेक्टर एक्सेस होता है वो सबसे बाहर वाला सेक्टर होता है, और सबसे बाहर वाली सेक्टर का वैल्यू क्या होता है, सेक्टर 0। अगर याद आ रहा हो तो आपको मैंने इंटरनल सेक्टर का एड्रेस बताया था 0 और एक्सटर्नल एड्रेस का बताया। ठीक है, सॉरी, सबसे एक्सटर्नल एड्रेस का एड्रेस बताया था 0 और सबसे इंटरनल एड्रेस का एड्रेस बताया था n-1। तो सबसे बाहरी जगह पर, क्योंकि सबसे पहले वही फाइल क्या होगी, बूट होगी। तो इसलिए यहाँ पे देखो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व करने बहुत जरूरी है। 15 क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, एक बार देख लेना वो जो क्वेश्चन है। ठीक है, नए क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यही आता है मेन कंडीशनल, बाकी तो दिया हुआ है जिसे आपका कहा जाता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब होता है कि आपकी, ठीक है, हम कहते हैं दी गई, ठीक है, दी गई सेल रेंज को, ठीक है, रेंज को टेबल के रूप में टेबल के रूप में फॉर्मेट करना। टेबल के रूप में फॉर्मेट करने के लिए जो भी रेंज आप गिवन होती है उस रेंज को आप फॉर्मेट करना चाहें तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा है जिसे क्या कहते हैं, सेल स्टाइल्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कहा जाता है कि सेल पर प्री डिजाइन, पहले से डिजाइन, प्री डिजाइन स्टाइल को क्या करना होता है, लागू करना। देखिए अलग अलग, देखो यहाँ पे जैसे आपकी दी होता है ना, ये वाली नॉर्मल, बैड, न्यूट्रल, गुड, ऐसी स्टाइल हो सकती है। ऐसे बहुत सारी क्या दे रखी है, स्टाइल्स हो सकती है। कि आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सेल पे, जैसे होता है ना कि वार्निंग, यहाँ पे कुछ भी है, वैल्यूज आप डिफाइन करना चाहे तो मेजर रूप से हम कह सकते हैं कि ये आपकी कुछ स्टाइल्स होती है जो आपकी यूज की जा सकती है। बाकी बहुत सारी और आपने देखा, तो ये लिख लो नाम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रमुख की बात कर रहे हैं हम, 4 आपको नाम लिख लेना है।
इस स्टाइल में। और ठीक है, ये स्टाइल दे रखी है कुछ नॉर्मल। जैसे आपका पूछ लिया गया ना कि अगर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है तो कौन सी, नॉर्मल। अब कुछ भी बना सकता है एग्जाम में। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हल्के हरे कलर के साथ में दिखाई देने वाली स्टाइल कौन सी हो सकती है, गुड। ठीक है, येलो नेचुरल आपकी यहाँ पे पिंक या रेड कलर में दिखाई देने वाली कौन सा बैड। मतलब वो वार्निंग देनी है उसके लिए यूज हो सकती है। हाँ हाँ हाँ। याद रखना है कि अगर आपको कमांड याद रखनी है, इसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस टी, या कभी कभी आपकी कंट्रोल प्लस एल को भी यूज किया जा सकता है। टेबल आपको दे रखी है ऑलरेडी, से पहले उसमें से याद करना शॉर्टकट। हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? जल्दी करो। क्या डब्बे बना रहे हो, जल्दी करो। हम्म? अरे हो गया क्या? चलिए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो भाग आपका यहाँ होम टैब में नेक्स्ट जो भाग आता है, ठीक है, इसी में अगला जो ग्रुप दिया गया है, जो कि कौन सा ग्रुप दिया गया है, सेल ग्रुप। अब हम कहते हैं कि किसी भी सेल से संबंधित है ये। ठीक है, हम कहते हैं कि सेल ग्रुप का मतलब यहां पर कोई भी सेल, हम कहते हैं कि आपको सेल को इंसर्ट, ठीक है, डिलीट, डिलीट या फॉर्मेटिंग के लिए, किसी भी सेल को आप इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, सेल को इंसर्ट डिलीट या फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हो तो कौन से वाले भाग का यूज करोगे, इस पार्ट में यूज। अब देखिए, आप सेल सेल का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का क्या होना, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, आप एक सेल हम कहते हैं ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं, ये किसी सेल को आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। पिछली बार जो सवाल बना था, एक सवाल बना था, वो कॉलम को इंसर्ट करने की बात कर रहा था। देखिए, पिछली बार जो कंप्यूटर अनुदेशक में सवाल बना था वो यह आया था, जी और एच के मध्य किसी कॉलम को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। जैसे समझो कि यहां पर इस वाले भाग में आपके ये जो आपका दिया हुआ है, ये समझना है आपको कि कोई भी जो आपकी सेल या कॉलम से संबंधित जो भी पॉइंट्स आते हैं वो हमें देखो। अब यहां पर इसमें ये जो सेल वाला दिया हुआ है, इंसर्ट पे जाएंगे। तो इंसर्ट वाले केस में आप इंसर्ट सेल कर सकते हो, इंसर्ट शीट रो कर सकते हो, इंसर्ट शीट कॉलम, और इंसर्ट क्या कर सकते हो, शीट कर सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। अरे शीट को इंसर्ट करने की कमांड कंट्रोल प्लस। बताई थी नहीं बताई थी?
और अगर मैं कहूं कि मैंने बताई थी और मैंने लिखवाई भी थी, ठीक है, एक्सेल का जो डायग्राम था उसमें नीचे करके ऐसे करके लिख कर बताया था, और मैंने बोला लिख भी लेना, ये आएगी। हाँ, अरे नई वर्कशीट को इंसर्ट करने की कमांड का अब कहाँ सही है? हाँ? ये इतिहास के पन्ने कब पढ़ोगे तुम? हैं? ये लाल पीले काले बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? हैं? 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 ये आगे किसी के काम नहीं आएंगे। जब तक तुम्हारे बच्चे होंगे तब तक एक्सेल का पता नहीं कौन सा वर्जन आ जाएगा। हैं? पढ़ लो इसको। हैं? तो यहाँ पे देखो, इसमें आपकी ये सारी, इसमें से जैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम और शीट। सिमिलर मैनर में आप किसी सेल को डिलीट कर सकते हो, रो को डिलीट कर सकते हो, कॉलम को डिलीट कर सकते हो, और ये डायरेक्टली आप यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहां से भी कर सकते हो। अब जैसे यहां पर एग्जाम में देखो, समझो कि ये एक कॉलम दी गई है, ये कॉलम में एफ, और ये कॉलम आपकी कौन सी दी गई है? ये वाली कॉलम आपको मान लो कि दी गई है ये, ठीक है, ये आपकी दो कॉलम दी गई है, ठीक है, यहां पर एक एफ है और दूसरी कौन सी है? जी है। तो अब देखो यहां पर एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? इस लेबल के ऊपर क्लिक कर दो। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना, एंटायर रो को सेलेक्ट करना, ठीक है, एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करना, ये शॉर्टकट आते हैं इनके, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे रो को सेलेक्ट करने, ये होते हैं लेबल्स होते हैं। जैसे 6 को आपको इसको क्लिक कर दो, तो जब भी लेबल पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी, मतलब ये कहा, जैसे हम ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसा पूछ सकता है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर की लेबल को सेलेक्ट करें, तो एक्सेल की जो कौन कौन सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी? अब कहते हैं कि कौन से कॉलम के एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, तो छठी रो में हम कहां से इसका एड्रेस क्या है? A1 ये है। ये कौन सा है? A6। ठीक है, A6 है। ठीक है, ये A6 वाला कॉलम है, यहां से हम कहते हैं A6 वाली सेल है, और यहां से ऐसे चलते चलेंगे तो लास्ट में आएगी कौन सी आएगी? XFD। तो हम कहते हैं XFD कौन सी? 6 आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी बना सकता है, बस ध्यान रखना कि आपका जैसे ये वाला आपका, ये जैसे हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं पहली रो और पहली कॉलम से बनी सेल का एड्रेस क्या है? A1। अंतिम कॉलम और अंतिम सेल से बनी आपका एड्रेस XFD 10 48 576। पूछ लिया जाए 2003 में, IV, ठीक है, 256, ठीक है, 256 ये लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, समझो कि मान लीजिए आपको कोई भी कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो अब यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी कॉलम को इंसर्ट करने की बात हो रही है, तो आप देखो इंसर्ट कॉलम की बात करें तो शीट कॉलम। अब देखो यहां पर हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी, जैसे मान लो जी को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, तो हमेशा जी के कहां पर आएगी? लेफ्ट में। कहां आएगी? लेफ्ट में। अब समझो, अगर मैं बोलता कि जी और एच के बीच में करनी है तो किसको सेलेक्ट करोगे? एच को। हम कहेंगे कि एच को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर राइट क्लिक दबाना है और क्या कर देना? इंसर्ट। या फिर एच को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट सेल ग्रुप में जाना है, इंसर्ट करना है, और इंसर्ट कॉलम। देखो किसके बीच में सेलेक्ट हो गई? जी और एच के। तो ये क्वेश्चन पिछली बार यही आया था। अब यहां पर पिछली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो जी और एच के बीच में 3 कॉलम इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये सब जो आते हैं वो प्रैक्टिकली कई बार आप लोगों से क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना कि हम यहाँ पे, कि आप इसके माध्यम से, तो याद रखना कि ये आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट का मतलब है कि यहाँ पर इस वाले भाग में हमेशा याद रखना कि आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हो? इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट सेल कर सकते हो,
ठीक है, आप यहां पर इंसर्ट क्या कर सकते हो, रो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट आपकी क्या कर सकते हैं, शीट। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर डिलीट, ठीक है, हम कहते हैं डिलीट सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप डिलीट आपकी कॉलम रो कर सकते हो। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि डिलीट आपकी यहां पर क्या की जा सकती है, शीट। और अगर आप चाहें तो इंसर्ट क्या कर सकते हो, कॉलम, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट आपका क्या किया जा सकता है, कॉलम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिखो सबसे पहले ये इसी में, शॉर्टकट याद कर लेना। देखो शॉर्टकट आपको जितने काम के वो मैं बता ही रहा हूं, बाकी सारे शॉर्टकट जो नहीं बताए वो भी याद करने हैं सब। आपके पास शीट है, उस शीट में आए हुए सारे हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा जिस तरीके से, ठीक है, फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक मैं यही ले लूंगा। ठीक है, सॉरी, एमएस ऑफिस जब पढ़ाऊंगा तो एक क्लास में मैं पूरे शॉर्टकट भी बता दूंगा, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि एमएस पावर पॉइंट ये होता है, एमएस पावर पॉइंट ये होता है, कल के पेपर में आ गया एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया। भाई हम कह सकते हैं नहीं कि कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो कोई भी सवाल बना सकता है। वैसे कोई ज्यादा टफ नहीं होते, बस केवल और केवल ये होता है कि हमारे सवाल नहीं पढ़े होते। जैसे जैसे कल सवाल क्या था, एक तो आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटीजन डायलॉग बॉक्स खोलने वाली कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, आई होती है, ये याद रखनी। एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट गेरिक्सन और डेनिस ऑरिस्टिन ने किया था। ठीक है, बाकी उसमें नाम लिखे हुए थे, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन वॉन न्यूमन। एलन ट्यूरिंग तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक था, जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। लेरी पेज और सरगई ब्रिन गूगल के संस्थापक हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्था। ज्यादातर लोगों ने यही चिपकाया होगा इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने खरीदा था, ठीक है, तो आंसर ये रॉबर्ट ये वाला आया था। सी कंट्रोल प्लस 5 का कार्य क्या होता है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ बोल्ड, ठीक है, पूछा एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का कार्य होता है, एमएस एक्सेल में। ठीक है, बोल्ड फॉर्मेटिंग नहीं, कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है, बताओ कौन बताए, कर्नल, शेल, डिवाइस ड्राइवर या कंपाइलर। कौन सा आएगा, कंपाइलर। ठीक है, इसके अलावा एक आ गया मल्टी सीएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा हुआ है। तो मल्टी सीएस एक प्रकार का आपका इनिशियल टाइम पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, याद आ रहा है। ठीक है, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी के थे, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में कौन सी थी, असेंबली। असेंबली नहीं है तो असेंबली के नजदीक एक भाषा थी PL1, प्रोग्रामिंग लॉजिक 1। बाकी के जितने भी है आजकल सी, जैसे हम कहते हैं यूनिक्स किस में बना हुआ है, किसमें बना हुआ है, सी प्लस प्लस में डिजाइन हुआ है, मेनली मेन सी और सी प्लस प्लस में है। ठीक है, तो आजकल विंडोज है वैसे सी में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से फीचर का उपयोग करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर देखो वैसे तो इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से फीचर का उपयोग करता है, संशोधन के लिए ट्रैक चेंज होता है। लेकिन ट्रैक चेंज आपके वो दिखाने के लिए वो एक सिंबल का यूज करता है जिसे बेलन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर बेलन दिया हुआ था, इसमें सिंबल का नाम दिया हुआ था कि हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसे यूनिवेक का पूरा नाम आपका ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूटस्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है, ब्लॉक जीरो को। ये हडूप का था। हडूप तो
आपके यहाँ पे ये डीबी डेटाबेस पढ़े होंगे ना, डेटाबेस अलग अलग एग्जाम्पल उससे संबंधित था। ये बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन था। कौन सा हडूप यूटिलिटी आरडीबीएमएस और एसडीएफएस के बीच से संचरित डेटा ट्रांसफर करता है? स्कूप आता है। स्कूप मतलब एसक्यूएल प्लस हडूप, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक है लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी, डॉट आरटीएफ, डॉट डीओसी या ओडीटी। ओडीटी आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी वेब पेज बनाने लिए उपयोग में ली जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज कौन सा है? एचटीएमएल। एचटीएमएल है। गीगो का पूरा नाम गार्बेज इन गार्बेज आउट। आगे आगे पढ़ोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? डेटा में। किस में आती है? डेटा में। एक्सटर्नल सोर्स के साथ में लिंक करने के लिए किसका यूज होता है? आपका कनेक्शन होता है। अच्छा ये बताओ, एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू इज एक्सेस थ्रू विच टैब? फाइल। लिखवाया था ना फाइल में, बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है इसको। तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? ये जिसने इंटरनेट पढ़ा हुआ है उसने ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम लिख रखा है। ठीक है, जिसने मैंने लिखवाया था हराल्ड बल्टार्ड, मैंने लिखवाया था। ठीक है, ये लिखवा रखा है मैंने, जिसने ब्लूटूथ पढ़ा हुआ है। भाई यही सवाल थे। ठीक है, देखो एग्जाम में डायरेक्टली सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो ना, नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहां पर दिया गया है। देखो अगला जो ग्रुप है आपका दिया जाता है, जिसे हम यहां पर कौन सा ग्रुप कहते हैं? ठीक है, कौन सा ग्रुप कहते हैं? एडिटिंग ग्रुप कहते हैं। देखिए एडिटिंग ग्रुप में आप सभी को पता है कि आपके, देखिए आपके एडिटिंग में जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ फीचर्स आपके दिए जाते हैं, जिसमें से हम कहते हैं एक पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं? ऑटो सम कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका दी गई रेंज, ठीक है, दी गई रेंज वैल्यू, वैल्यू का सम कैलकुलेट करना। आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो आप यहां पर सम के माध्यम से यूज, देखो बहुत सारे आपके फॉर, जैसे आपने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, तो मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू आपने लिख दी, इस तरीके से कोई भी आपकी वैल्यू आपकी लिखी हुई है, इस तरीके से कोई भी वैल्यूज आपकी लिखी हुई है ऐसे। अब आपको यहाँ पे पता है नहीं, आपको एडिशन आपको करना है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं आता, तो फॉर्मूला नहीं आता तो इसे क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली किस पे क्लिक कर दो? ऑटो सम। तो जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे, इसके अलावा इसमें कुछ फंक्शन और दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एवरेज दिया हुआ है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिन है, आपका मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी फंक्शन आएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कौन से टैब में? फॉर्मूला टैब में। अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हम बनाते हैं तो उस समय है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसी वाले भाग में जैसे एक पार्ट दिया गया फिल है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यूज को फिल करना चाहते हो, जैसे एक वैल्यू को फिल करना चाहते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है फॉर्मेटिंग जो लागू की है उसे क्या करना है? हटाना चाहो तो। ठीक है, सेल फॉर्मेट, सेल कंटेंट, कमेंट, हाइपर लिंक ये कर सकते हो। ये वाला जो है आपका शॉर्ट और फिल्टर। शॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर यूज करना चाहो तो है। इसके अलावा एक ऑप्शन है फिल्टर। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर कोई रिजल्ट दर्शाने होते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है? फिल्टर। ठीक है, जैसे होता है ना कि फिल्टर, जैसे किसी लिस्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है जन जो पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं, तो आप केवल पास पास वालों को सेलेक्ट करना चाहते हो तो कौन सी कंडीशन के माध्यम से यूज कर सकते हो? फिल्टर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल के माध्यम से भी यूज किया जा सकता है। तो एडिटिंग में हमेशा याद रखना, जो पूछा जा सकता है कि एक तो ऑटो सम पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू साइन के माध्यम से डायरेक्टली और आपका ऑटो सम अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके अलावा कौन सा है? शॉर्ट। तो ये शॉर्ट में जो मेन अभी पूछे जा सकते हैं, डेटा को असेंडिंग, ठीक है, डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है, क्रम में, क्रम में अरेंज करना।
तो ये अवरोही या आरोही क्रम में आप अगर डेटा को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो शॉर्ट यूज करेंगे। इसके अलावा आपका यहां पर ऑप्शन आता है जो कि कौन सा, फिल्टर। क्या होता है ना, फिल्टर, हम जो जरूरत है वही चीज हमें चाहिए, तो हम कहते हैं कि कंडीशन के आधार पर डेटा को दर्शाना। ठीक है, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं और कंडीशन लगाने के बाद जो डेटा आपको चाहिए वही डेटा आपको दिखाया जाएगा, बाकी डेटा क्या कर दिया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये लिख लो। हम्म। ऊपर 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 जो सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आता है। जब बीच में डालना है तो पहले वाला करना है, या फिर राइट में डालना है तो भी हम यूज कर सकते हैं। कौन सा? सबसे लास्ट में? नहीं नहीं नहीं, जो आपने रेंज सेलेक्ट की है वही होगा। रेंज के जस्ट नीचे। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू है उसके जस्ट नीचे वाले में आएगा डिफॉल्ट रूप से। तो याद रखना कि जैसे याद रखना चाहो तो अगर आपको कभी भी इंसर्ट सेल करना है, या फिर हम कहते हैं ये भी याद रखना कॉलम, या फिर आप यहां पर क्या इंसर्ट करना चाहते हो, रो, तो कमांड याद रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, प्लस और प्लस। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ की शॉर्टकट की अलग है। ये वहां किसमें काम आती थी, सुपर स्क्रिप्ट में। किसमें काम आती थी, सुपर स्क्रिप्ट में। लेकिन यहाँ पर ये सेल को, रो को या कॉलम को इंसर्ट करने के काम आती है। यही अगर बात करें आपके डिलीट के केस में हो। देखिए, अगर आप डिलीट सेल करना चाहते हो, कॉलम आप करना चाहते हो, या फिर रो को करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस माइन, ये वाला कौन सा साइन होता है, माइनस का, वैसा हाइफन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपको ध्यान रखना है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे ये है। या फिर हम कहते हैं एक और कमांड याद रखो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, हम कहते हैं कि कॉलम की विड्थ के साथ में, ठीक है, आप ऑटो फिट करना चाहते हो तो हम कहते हैं कि कौन सा होता है, ऑल्ट प्लस कौन सा, एच। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑल्ट प्लस एच होता है, और साथ में हम कहते हैं कि जैसे मान लो कि ओ और आई, ठीक है, हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। वैसे शॉर्टकट कुछ कमांड आपको याद रखनी पड़ेगी, और शॉर्टकट के सवाल आते ही आते हैं, और एक्सेल में ज्यादा संभावना है शॉर्टकट के। इसलिए एक्सेल वाली शॉर्टकट की याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल वाली शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस प्लस एल। जल्दी लिखो जल्दी। लिख लेना इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कौन सी, एल। इसकी शॉर्टकट की लिख लेना, और इसकी शॉर्टकट की लिख लेना ऑल्ट प्लस कौन सा, बराबर। हाँ, कॉमा कॉमा। ऑल प्लस एच, फिर उसके बाद में ओ या आई यूज कर सकते हैं, या अलग मल्टीपल यूज कर सकते हैं।
हो गया नोट? देखो याद रखना कि इसमें आपके अगर बाकी लास्ट में आपका फाइंड और क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट दिया हुआ है, तो याद रखना कि हमेशा ध्यान रखना अगर किसी कॉलम, संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या यूज करोगे? संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करोगे? कॉलम के हेडर को क्या करोगे? क्लिक कर दोगे। ठीक है, हम कहते हैं कॉलम के हेडर पर क्लिक करने से संपूर्ण कॉलम क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि संपूर्ण रो को सेलेक्ट करना है तो क्या होगा? यहां पर हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि या आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में टेक क्लिक करिए और वहां पे कंट्रोल के साथ में क्या दबाओ? स्पेस। ठीक है, और अगर रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ में क्या दबाओ? स्पेस दबाओ। ठीक है, इसके माध्यम से देखो मल्टीपल शॉर्टकट की होती है किसी भी कार्य को जब हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पहला जो पार्ट था जिसमें मेजर रूप से याद रखना है कि आपको मेन क्वेश्चन आता है कि यहां से जो बन सकता है कि एमएस एक्सेल में किसी भी फॉन्ट का डिफॉल्ट टाइप कौन सा होता है? कौन सा होता है? कैलिबरी। पूछा जाए डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11। मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। अधिकतम कितनी हो सकती है? 409 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेल की सेल में इनपुट किए गए टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट। नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है? राइट। क्या होता है? राइट होता है। किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए स्टाइल के कौन से भाग का यूज करते हैं हम? कौन सा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बाकी किसी भी सेल को इंसर्ट कैसे करेंगे वो आपको पता चल गया कि रेंज, किसी रेंज में वैल्यू पर ऐड करने के लिए, सम करने के लिए कौन सा फीचर होता है? ऑटो सम। ऑटो सम की कमांड क्या होती है? ऑल्ट प्लस इक्वल टू। अगर पूछा जाए यहां पर आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को अरेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? शॉर्ट। कौन से वाले कौन से टैब में? होम। होम के कौन से में? एडिटिंग। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल्टर करने की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ प्लस एल होती है। ठीक है, मेजर रूप से पहला जो भाग आता है वो ये है। अब हम कहते हैं कि साहब आपने फॉर्मेटिंग कर ली सेल की, टेक्स्ट को भी अरेंज कर लिया। अब हम कहते हैं किसी भी सेल के अंतर्गत कुछ नया भाग इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगला देखो, अगला जो आपका नेक्स्ट जो रिबन टैब दिया जाता है जो कि कौन सा कहलाता है? इंसर्ट टैब। ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन से रिबन टैब का यूज करेंगे? इंसर्ट टैब का। तो लिखिए यहां पे पहले इंसर्ट टैब में, रे यहां पे लिखो इस टैब का उपयोग, इस टैब का उपयोग वर्कबुक में, वर्कबुक में विभिन्न प्रकार की, वर्कबुक में विभिन्न प्रकार की वस्तु को, वर्कबुक में विभिन्न प्रकार की वस्तु को, विभिन्न प्रकार की वस्तु को इंसर्ट करने हेतु, इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। इंसर्ट करने हेतु किया जाता है। तो हम कहेंगे कि किसी भी वर्कबुक में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो कौन सा टैब कहलाता है? इंसर्ट टैब। तो यहाँ पे देखो याद रखना कि पहला ग्रुप जो आपका होता है जिसे आपका कौन सा ग्रुप दिया गया है? टेबल्स ग्रुप।
देखिए हम कहते हैं कि फर्स्ट जो ग्रुप यहाँ पर जो दिया जाता है वो टेबल से संबंधित है, कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सेल की वर्कशीट के अंतर्गत टेबल से संबंधित यूज कर रहे हैं, कि टेबल से संबंधित कोई भी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे मेजर रूप से पहला क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो आपके कौन सा है? पिवोट टेबल। कौन सा होता है? पिवोट टेबल। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सेल के डेटा, हम कहते हैं एक्सेल की टेबल, ठीक है, टेबल को समराइज करने हेतु, देखिए समराइज करने हेतु एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एमएस एक्सेल की टेबल के डेटा का संक्षिप्तकरण करने हेतु कौन सा भाग यूज होता है? तो कौन सा है? पिवट टेबल। ठीक है, अगर आप डेटा का विश्लेषण करके यहां पर हम कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, आप कहते हैं कि अधिक मात्रा में डेटा है, जटिल डेटा है, डायनेमिक डेटा है, तो उसका आपका तत्काल रूप से विश्लेषण करना चाहते हैं। अगर आप उसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो उस टेबल को पिवोट टेबल के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। आप कहते हैं ना कि बड़े मात्रा में जब डेटा अवेलेबल होता है तो उसका विश्लेषण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उस डेटा को एक समरी के रूप में उपलब्ध करा देना, ताकि डेटा का विश्लेषण तुरंत किया जा सके। तो उसके लिए हम जिस भाग का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? यूज हो सकता है। तो इसमें हम अगला जो आपको याद रखना है कि आपका रिकमेंडेड, तो हम कहते हैं कि रिकमेंडेड पिवोट टेबल वर्ड दिया गया है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये कहा जाता है एक्सेल डेटा को, एक्सेल डेटा का विश्लेषण करके करके स्वतः पिवोट टेबल सजेस्ट करता है। तो ये वो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है कि आप इस वाली टेबल के माध्यम से डेटा का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। तो डेटा का विश्लेषण करने के लिए यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसे हम कह सकते हैं। और यहां पे अगला जो आपका दिया गया टेबल, तो टेबल वर्ड जो हम कहते हैं कि आपकी कहा गया कि सेलेक्ट की गई, तो ये सेल वैल्यू के आधार पर एक स्टैंडर्ड टेबल बनाई जाती है, कि आप जो रेंज डिफाइन करेंगे, जो वैल्यूज डिफाइन करेंगे, उन वैल्यूज को हम किस में चेंज कर देंगे? टेबल में आपका चेंज कर देंगे। तो याद रखना कि टेबल को इंसर्ट करने की कमांड अगर आप चाहें, तो याद रखना टेबल को इंसर्ट करने की कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस टी, या कहीं कहीं हम कंट्रोल प्लस किसका भी यूज कर सकते हैं? एल। ठीक है, दोनों ही कमांड आपके किसी टेबल को इंसर्ट करने के काम आ सकती है। हो गया नोट? देखो, इलुस्ट्रेशन से आप ऑलरेडी जानते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, स्क्रीनशॉट आपका इंसर्ट करना, ये सब आता है।
तो ये ऐड इंसर्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले ही। आप एडिशनल कोई भी आपके थर्ड पार्टी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहो तो उसके लिए हो सकता है। तो ये इसके बाद में अगला जो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि किसके संबंध में आता है, चार्ट। ये मान के चलिए कि यहां पर कई बार एग्जाम में सवाल बन जाते हैं इस वाले पॉइंट से। तो ये तो यहां पर एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर हमेशा याद रखो, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, चार्ट। तो ये तो चार्ट का मतलब होता है कि आपका टेबल, तो ये टेबल के डेटा को पिक्टोरियल, ठीक है, चित्र बोलते हैं, पिक्टोरियल रूप में ही दर्शाना। ऐसा भी कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अवेलेबल इन टेबल। आप कह रहे हैं किसी भी टेबल में जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसे इंसर्ट करने के लिए कौन सा भाग यूज कर सकते हैं, ये। तो हम कहते हैं कि यहां पर ध्यान रखना। तो ये आपका वो डिफॉल्ट रूप से हम कह सकते हैं कि चार्ट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो ये तो याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन आए कि क्रिएट ए डिफॉल्ट चार्ट, ठीक है, इन न्यू वर्कशीट। अगर वर्कशीट में नया चार्ट डिफॉल्ट रूप से इंसर्ट करना है तो कौन सी की होती है, F11। याद रखना, अगर डिफॉल्ट रूप से किसी नई वर्कशीट में चार्ट को इंसर्ट करना है तो कौन सी की दबाओगे, F आपकी 11 की होती है, लिख लो ये। और हम कह सकते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि क्रिएट डिफॉल्ट चार्ट, ठीक है, चार्ट ऑन सेम वर्कशीट। आप कह रहे हैं सेम वर्कशीट में ही कोई डिफॉल्ट चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो उस समय कमांड होगी Alt+F1 की। वैसे सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी फंक्शन की के माध्यम से चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है, तो कौन सी वाली की होती है, F11। उसी में ते उसी का विश्लेषण कर रहे हैं हम। हाँ, कॉलम में ते जो भी उसका डेटा पे विश्लेषण करने के काम आता है, जो जैसा बनेगा वैसा। आप देखो, समझो आपके पास एक शीट होगी, अरे है क्या, तो इस शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे के चार्ट दिए हुए हैं। तो पहले देखो, चार्ट से संबंधित आपको कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये डिफॉल्ट रूप से यहां पर, वैसे तो आपका यहां पे शायद कॉलम होगा, इसका चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक, ठीक है। वैसे पेज लेआउट इंसर्ट होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, अब ऐसे तो पता, कॉलम ही है, हाँ, कॉलम ही है। अरे ये कॉलम ही होता है, अभी तुम देखोगे ना उसके अंदर कॉलम में, ये बार है। अरे क्या कर रहे हो तुम, है, कॉलम ही है, हाँ, सही है, हाँ ठीक है। तो ये देखो, समझो कॉलम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है, कॉलम। अब देखो समझो, इस चार्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिए जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपका यहाँ पे देखो, चार्ट का जब भी हम कह सकते हैं, जब भी कोई भी चार्ट बनाओगे तो उस चार्ट का सबसे पहले विवरण दोगे। और जो चार्ट का जो विवरण दोगे तो उसे किस नाम से जाना जाता है, चार्ट का टाइटल। ये सारे पॉइंट याद रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके चार्ट का ही पूछा गया है इंसर्ट टैब में।
तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपके टाइटल चार्ट में विवरण को प्रदर्शित कि भाई ये किसके लिए है। जैसे डिटेल, अब जैसे आपका दिया गया कि भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा का विवरण दिया गया। ये जब आपने देखा होगा ना, डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है, तो उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग तरह की किसमें दी जाती है, चार्ट्स के रूप में दी जाती है। तो इसके बाद में इसमें कहा गया है कि डेटा पॉइंट है। तो डेटा पॉइंट के अंतर्गत जैसे हॉरिजॉन्टल बार आता है, लाइन आती है, कॉलम आती है, और डेटा के क्या आते हैं, मार्कर आते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन करने में ये सब काम आते हैं। फिर इसके बाद में अगला दिया हुआ है आपका कौन सा, डेटा सीरीज। तो डेटा सीरीज में हम कह सकते हैं कि कुछ रोज और कॉलम को हम यहां पर शामिल करते हैं, जिनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, डेटा सीरीज कहा जाता है। ठीक है, डेटा सीरीज के बाद में अगला जो पॉइंट आपका दिया गया, लीजेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लीजेंड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप कहते हैं कि आपके चार्ट का प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगा, ये लीजेंड द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो यार कि चार्ट से संबंधित दिखाई देने वाला एक छोटा विवरण, ऐसा भी कह सकते हैं। बाल्टी भर के डालिए उस पे। क्या सो रहा है, है? देखो समझो है। तो यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, लीजेंड वाला याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके कई बार आता है ऐसे कि चार्ट पर दिखाई देने वाला एक आयताकार बॉक्स जिसके अंतर्गत चार्ट से संबंधित छोटा विवरण दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। इसके बाद में आप सभी को पता है कि दो आपकी, नॉर्मली हम 2D चार्ट बनाते हैं। नॉर्मली 2D चार्ट की बात होगी तो दो एक्सिस होती है, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल और कौन सी, वर्टिकल। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्स, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल कौन सी होती है, वाई। अगर 3D चार्ट होंगे तो उसमें तीन एक्सिस आ जाएगी, एक्स वाई और जेड हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जो वर्ड है, डेटा लेबल। ठीक है, जो आपकी मूल वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, डेटा लेबल कहा जाता है। और लास्ट में जो दिया हुआ है कौन सा, ग्रिड लाइन, जो चार्ट को प्लॉट करने के लिए जो आपका लाइंस यूज होती है वो कौन सी है, ग्रिड लाइन। और जिस क्षेत्र में चार्ट बना है उसे कौन सा एरिया कहते हैं, प्लॉट एरिया। कौन सा एरिया कहते हैं, प्लॉट एरिया। ये ऊपर अगर बात करें, आपको एक चार्ट बना हुआ है, उसमें सब चीजें आपको हाईलाइट करके दी हुई है, कौन सा डेटा लेबल है, कौन सी ग्रिड लाइन है, कौन सी क्या है, इसी में दिया हुआ है। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के क्या दिए हुए होते हैं, चार्ट। अब ये चार्ट के, अब सवाल जो बनता है, अभी तक एग्जाम में जो सवाल एग्जाम में पूछा गया है वो हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का क्या है, प्रकार है। हमेशा देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो चार्ट के प्रकार से संबंधित आता है। कि आपको बहुत सारे यहाँ पे कोई भी चार्ट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार होगा या नहीं होगा। तो हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखा होगा विभिन्न प्रकार के चार्ट हमारे पास में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे को अलग अलग तरह के चार्ट हो सकते हैं। बताओ कौन कौन से। हम्म, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, अरे कौन सा चार्ट होता है। हाँ, चलो। तो यहाँ पे डॉगनेट चार्ट देखा है क्या तुमने कभी। हाँ? अरे डॉगनेट देखा है क्या, नहीं देखा डॉगनेट। हाँ, डोनेट डोनेट नहीं खाया कभी, डोनेट नहीं खाया कभी। आता है ना, गोल गोल आता है। हाँ, 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 देखो है। अरे वो नहीं खाया होगा तो वो खाया होगा, क्या नाम है, हाँ, हाँ, वो है। देखो समझ, देखो यहाँ पर इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर जैसे समझो। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पे चार्ट का प्रकार होता है। फिर सेट एज डिफॉल्ट आप चाहें तो उसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि कौन सा होता है, कॉलम। देखिए इसमें भी कॉलम में भी देखो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कॉलम भी मल्टीपल, जैसे ये वाला दिख रहा है ना, कौन चार्ट बोलते हैं इसको। देखिए तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम वैल्यू, जैसे कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट। ठीक है, अब एग्जाम में जैसे डीआई का अधिकतर क्वेश्चन किसका आता है, पाई चार्ट। जैसे पिछली बार भी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल दो सवाल आए थे।
ठीक है, मतलब बिना पेन टच करे भी आसानी से पाई चार्ट के सवाल किए जा सकते थे। ठीक है, सेकंड पेपर में कॉलम चार्ट का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर इसके बाद में बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस, डॉगनेट, बबल और रडार आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट का एक प्रकार होता है, ये याद रखना है। इसके बाद में बहुत रेयर संभावना होती है कि कभी किसी चार्ट का विवरण पूछा जाए, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा आपका एक एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, शायद सीटी का पेपर था या आपके किसी पार्ट में था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता ना कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट मैच के दौरान ठीक है, दो टीमों के द्वारा पहले से लेकर 50वें ओवर में बनाए गए स्कोर की तुलना के लिए प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाने वाला चार्ट कौन सा है? लाइन चार्ट। देखो ना, लाइन ऐसा होता है कि इस पे विकेट गिरा। भाई देखो, विवरण में जब क्वेश्चन आता है तो आपके ये आ सकता है कि जैसे आपके वैल्यूज से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, पता नहीं, शेयर मार्केट में आपकी वैल्यूज आपके ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये यहाँ से ये जाएगा, लेकिन ये ऐसे आ जाता है। है, ऐसा होता है ना? है? है? क्या? हम्म, देखो है, बढ़िया है। देखो समझो है। देखो, ये चार्ट वार्ट तो फालतू बातें हैं उसमें। वो कहता है ना, चार्ट देख के कुछ नहीं होता। मेन चीज होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कि पिछले साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट आगे बुक करेगा, कितना उसको ऑर्डर मिला, कितना उसमें इन्वेस्टर है, और सबसे बड़ी बात होती है उसमें बाहर के कितने इन्वेस्टर है। ठीक है, जिसमें बाहर के जितने ज्यादा इन्वेस्टर होंगे वो ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि इंडिया वाले तो थोड़ा सा भी होते ही पैसा निकाल लेते हैं। तो जैसे ही पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, अभी एक एक क्वालिटी बताया था कि मैंने, क्वालिटी टैक नहीं बताएंगे यहाँ? ये अभी मेग मनी तो ये मान के, मेग मनी तो ये मान के चलो कि अरे मैंने क्या, देखो होता क्या है, मैंने क्या कहा, मेग मनी तो एक ऐसा शेयर है। ठीक है, आप लंबा मतलब 2-3 साल बाद में देखोगे तो वो 50 का 500 मिलेगा। ठीक है, वो 50 का, वो केमिकल का शेयर है, इंडस्ट्री का शेयर है। ठीक है, अब ये क्वालिटी टेक का देखो, परसों रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट इतना बम्पर रिजल्ट आया ना। ठीक है, 334 का शेयर था, कल 5 यहाँ पे 450 तक गया है। अब होता है क्या है, क्या हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इससे यहां गया ना, तो ज्यादातर लोग लगे 100 रुपए कमा लिया हमने एक पे, तो जल्दी से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जैसे ही वो निकालते हैं तो ये शेयर नीचे आ जाता है। ठीक है, अब सारे सारे सोचते हैं यार ये तो नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, सब निकाल देते हैं। ये होता है कि कंपनी को प्रॉफिट दिखाना होता है, उस समय प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ज्यादातर लोग खरीदते हैं उस समय, ज्यादातर लोग है। लेकिन जैसे ही ये नीचे आता है ना, ये असली काम होता है। ये यहाँ पे जैसे यहाँ से 320 गया तो अगले दिन छलांग लगाएगा आपके 400 तक वापस। फिर ये तो ऐसा शेयर है, आने वाले टाइम पे तुम ये मान के चलो कि 10x रिजल्ट देगा। है? हाँ? हम्म, ना देगा है। देखो समझो है, देखो समझो है, देखो ये मैंने तुम्हें बताया ना कि जैसे ये क्या है, जैसे हम सोचो ऐसे, एक सिंपल तरीका सोचो, क्या आज हम गोल्ड खरीद के लाते हैं, जैसे आज हमने गोल्ड खरीद लिया, क्या हम अगले दिन उसकी वैल्यू चेक करते हैं? बताओ। है? ओके, आज 100 रुपए बढ़ गए, लो भाई जी सुनार साहब बेच लो। नहीं, नहीं बेचते ना। बस, तो सेम कहानी है इनमें। इसे गोल्ड समझो। तो और यहाँ पे इसको कभी भी हम कहते हैं ना कि कभी ये ये गोल्ड समझो, और गोल्ड का मतलब होता है कि जब तक आपदा ना आए तब तक बेचने की बात ना करो। अब दिक्कत ही क्या है हमारे, है? है? 100 रुपए लगाए थे, अब शाम को है, शाम को चाहिए। है? 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 आपदा विपदा है। देखो ये समझो है, ध्यान रखो है। देखिए देखो, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये सारे के सारे आपके चार्ट हो सकते हैं, इनका विवरण आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो इसको, मतलब याद, यहाँ पर बस एक बार रीडिंग लगा लेनी है कि हमें कौन सा चार्ट किस पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। एक बार शीट देने को, तो यहाँ पे देखो इसमें से आपको ध्यान रखना है ये सब लीजेंड वगैरह। देखो सबसे पहला कौन सा चार्ट दिया गया है, कॉलम। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कॉलम चार्ट में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हम कहते हैं कॉलम चार्ट में श्रेणियां हॉरिजॉन्टल लाइंस में दिखाई देती है और उनकी वैल्यू खड़ी लाइंस में दिखाई दे। अब स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कॉल एक प्रकार का चार्ट जिसमें श्रेणियां क्षैतिज लाइनों में दिखाई देती है और उनके मूल्य खड़ी लाइनों में दिखाई देती है, उसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स एक दो बार रीडिंग लगा लेनी है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेकिन एक बार चार्ट, बार चार्ट में आपका क्या है, बार चार्ट में देखो यहाँ पे कॉलम, कॉलम हमेशा इस तरीके से। ठीक है, बार, बार का मतलब यहाँ पे, बार का मतलब यहाँ पे हमें ऐसे देखो, बार का मतलब जैसे सरिया होता है, सरिया कभी ऐसे थोड़ी लगाते हैं, सरिया ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा हो ना, छत पे करते हैं तो छत पे ऐसा थोड़ी यहाँ पे कर दोगे ऊपर, है वो तुम कॉलम होते हैं। अरे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ तुम, कॉलम। तो कॉलम भरवाते हैं तो ऐसे ही होता है, लेकिन बार हमेशा इसी तरीके से यूज होगा। पाई चार्ट सभी को पता है। पाई चार्ट में हमें जब भी पाई चार्ट का मैथ्स में सवाल आए तो एंगल इक्वल्स टू 360, 360 डिग्री के बराबर वैल्यू मानकर आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद लाइन चार्ट आपका होता है कि जिसमें टाइम के अनुसार रेगुलर इंटरवल में अगर कोई चीज चेंज होती है तो वो कौन सा होता है, लाइन चार्ट। ठीक है, एरिया चार्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जिसमें हम कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन और इन परिवर्तनों के योग दोनों को बनाता है, तो दोनों को बताने वाला पार्ट कौन सा हो गया, एरिया। एक्स और वाई के रूप में भी कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्कैटर्ड चार्ट, जो बिखरा हुआ होता है, जो अलग अलग सेट के रूप में होता है। ठीक है, शेयर की प्राइस को बताने के लिए आपके हो सकता है कौन सा होता है, स्टॉक चार्ट। तो ये ऐसे ही हम कह सकते हैं दो बदलते वेरिएबल में जिसमें हाई और लो पॉइंट के बारे में बताने वाला एक चार्ट होता है, जो कि कौन सा है, सरफेस चार्ट हो सकता है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर आपके स्कैटर्ड चार्ट का ही प्रकार, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे ही, स्कैटर्ड चार्ट का ही प्रकार जो आपके थर्ड वेरिएबल की वैल्यू को इंगित करता है, वो कौन सा पार्ट होता है, बबल चार्ट। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पाई चार्ट, ऐसा बोलता है, एक विशेष प्रकार का पाई चार्ट जो आपका, ठीक है, यहाँ पे डेटा सीरीज के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन डोनेट चार्ट में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ऐसे ही रडार, रडार जिस तरीके से चारों तरफ फैलता है उसी तरह से हम कहते हैं कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल परिणाम को रिलेशन के दिखाने वाला चार्ट कौन सा, रडार। दो या दो चार्ट का कॉम्बिनेशन वाला चार्ट कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेसिक, आपके बेसिक चार्ट का एक 3D वर्जन जो होता है वो कौन सा है, 3D चार्ट। और कौन, सिलेंडर और पिरामिड डेटा मार्कर द्वारा, ठीक है, 3D आपके कॉलम या 3D बार चार्ट को दर्शाने वाला पार्ट कौन सा होता है, कोड चार्ट। ठीक है, वैसे देखो इनमें से वैसे डायरेक्ट कभी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक बार एग्जाम में आया, समय अंतराल के साथ बदलने वाली वैल्यूज को दर्शाने वाला चार्ट कौन सा होता है। या ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का एक प्रकार होता है और कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो इसी में आप लोग यहाँ पर यही, ये मतलब पेज को यही अपनी नोटबुक में चिपका लेना घर जाके। ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं, नहीं तो पता चले थोड़े दिन बाद पन्ना गायब है। तो ये अगला देखो, समझो। हम्म, हम्म। देखिए अगला देखो, यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा कहते हैं, पेज लेआउट कहते हैं। तो ये तो अगला जो भाग आपका दिया गया है, जिसे पेज लेआउट के नाम से जाना जाता है। तो पेज लेआउट में हम कह सकते हैं पेज में नई थीम को लागू करने के लिए कौन सा ग्रुप दिया गया है, थीम ग्रुप। तो ये आप सबको याद रखना है कि पेज में नई थीम को लागू कर सकते हैं। ऐसे ही पेज का आप क्या बदल सकते हैं, सेटअप बदल सकते हैं। तो याद रखना कि इसमें से मेन याद रखना है, तो ये हम कहते हैं कि आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, एमएस एक्सेल में एक पेज का, ठीक है, याद रखना ये आपका कौन सा आपका ग्रुप है, तीसरे नंबर का ग्रुप है।
और इसे हम कौन सा ग्रुप कह सकते हैं? पेज लेआउट टैब के नाम से जान सकते हैं। तो याद रखना इसमें पेज का लेआउट आपका यूज है, तो यहां पे याद रखना डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। बताओ डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? आ अरे पोर्ट्रेट होता है या लैंडस्केप होता है? पोर्ट्रेट होता है। याद रखना वर्ड 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 डॉक्यूमेंट के पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? अरे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। पावर पॉइंट में बनने वाली, पावर पॉइंट में कौन सा होता है? लैंडस्केप। और एक्सेल में कौन सा होगा? पोर्ट्रेट। लिख लो ये लाइन पहले। ये तो याद रखना है कि इसमें मेनली आपको याद रखना है आपकी, बाकी हम कह सकते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट स्केल की जब बात करेंगे तो डिफॉल्ट स्केल क्या होता है? 100% होता है। बाकी आपके शीट में जैसे ग्रिड लाइन दर्शानी है नहीं दर्शानी है वो सब ऑप्शन है, ये नहीं आते हैं। मेन क्वेश्चन आ सकता है यहां से केवल और केवल कौन सा आ सकता है? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, कि एमएस एक्सेल में बनने वाली सेल का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा है। देखो यहाँ पे पेज हमें लग रहा होगा कि ये जो शीट है वो पूरी है, नहीं है। जब आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो देखो, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे जब होम पे जाके देखोगे तो आप दिख रहा है ये लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है आपको। अगर आप इस डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो इस डॉक्यूमेंट में आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, दिख रही है ये डॉटेड लाइन। तो ये जो सेलेक्ट, ये देखो ये यहां से क्या हो गई, फिर डिवाइड हो गए, ये पेज है। ठीक है, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ऐसे पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर इसमें जब भी हम कहते हैं कि कंट्रोल पी जैसे आपने प्रिंट किया, तो यहां पर इस प्रिंट किया तो देखो ओरिएंटेशन, देखो यहां क्या लिखा हुआ है? पोर्ट्रेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना प्रिंट करते समय, तो ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिया हुआ है आपकी डिफॉल्ट, वही पेज साइज क्या होती है? लीटर 8.5x11। ठीक है, मार्जिन यहाँ पर आपकी दी गई है, इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। तो लिख लो ये केवल और केवल ओरिएंटेशन से संबंधित जो सवाल मेन पूछा जाता है वो ये है, लिख लो ये। बाकी कोई पॉइंट नहीं आते। अगर आप याद रखना चाहो इस तरीके से, मैं यहाँ पे, वैसे तो क्या ही देखोगे तुम। हम्म हम्म कॉपी नहीं पढ़ते तो मैथ कहाँ से देखोगे हैं? देखते हो क्या कभी? हम्म 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 ठीक है, चलिए इतना आप याद कर लो इसको। कल कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्मूला और डेटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला और डेटा से संबंधित है। हाँ, क्या नॉइस के लिए? अरे डिफॉल्ट स्केलिंग कितना है? 100%। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ये होता है।